ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? साउंड आ रहा ना? साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? मजा मा। यस यस, ओके। बढ़िया बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। साउंड क्लियर है, सबसे मेन चीज वही है, साउंड क्लियर है, स्क्रीन विजिबल होगी आपको। बाकी तो कोई दिक्कत और नहीं होगी, ठीक है ना? ये दोनों चीजें प्रॉप होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। ओके, करते हैं फिर क्लास स्टार्ट हम लोग, ठीक है? ध्यान रखो अपना यार तुम लोग, ठीक है? कोविड के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना। नंबर तो पता नहीं कब पड़ता है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेना जरूर, ठीक है ना? ताकि उसके बाद, क्योंकि जब बाद में चीजें खुलेंगी ना, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है उन्हीं को अलाउड करें, औरों को अलाउड ना करें मार्केट में। वो मतलब बहुत सी चीजें होती है ना, ऑफिस में आना, ये चीजें। मतलब हमारी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, और जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो तभी वैक्सीन आप लोग लगवा लेना, जो अगर 18+ है इसमें, ठीक है? तो देखिए, एलएसएम हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? टाइम वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया, कर लेते हैं स्टार्ट हम लोग। 10 मिनट ऊपर हो गए। तो कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो कल स्क्रीनशॉट हम लोग शेयर कर रहे थे उस टाइम पे। वैसे आपकी वीडियोस दोनों अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? दो की दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन अगर किसी को, ठीक है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीनशॉट से ही नोट्स बना लेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी टाइम दे देता हूँ, कल शाम को ये बैक हो गया था अपने आप, ठीक है? तो अभी टाइम में दे देता हूँ, आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? तो पहला यहीं से स्टार्ट था, ये वाला पेज है। नेक्स्ट पेज आपका ये है, ठीक है? आया? एजम्पन्स पढ़े थे हमने कल। एजम्पन्स के बाद अगला पेज आपका ये पेज है, ठीक है? ये भी हमारे एजम्पन्स ही थे। ये एजम्पन्स भी कल हमने पढ़े थे यहाँ पे। देन उसके बाद अगला पेज आपका ये है। नेक्स्ट पेज ये। देन नेक्स्ट आपका ये। और इसके बाद शायद फाइनल पेज होगा, जो कि ये वाला है, ठीक है ना? नहीं, और इसके बाद भी शायद एक पेज और पेज है, मोमेंट ऑफ रिलेशनशिप निकाल करेंगे। यस। नेक्स्ट अगला पेज आपका ये, ठीक है? तो यहीं तक कल हमने पढ़ा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था। सर, थोड़ा सा फर्स्ट पेज दिखाना, फर्स्ट पेज। ये है ना पहला पेज, तो देख लीजिए, पहला पेज यही है। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना? ये आगे आपका पहला पेज मैंने कर दिया इसको, ठीक है? आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। मैं बढ़ता हूँ आगे अब, ठीक है? किसी का कोई छूटा तो नहीं ना? अगर कुछ छूटा है तो आप लोग बोल देना, ठीक है ना? मैं कर दूंगा पेज को भी। बाकी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कल जो हमने पढ़ा था। एक तो हमने सी फोर्स निकाला 0.36 एफ सी के बी एक्स क्यू, ठीक है? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे वाई बार की वैल्यू, जिससे कि आपकी लिवर आर्म निकल के आई थी, ठीक है? वाई बार की वैल्यू निकाली, यानी जहाँ पे आपका सी फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस हमने निकाली, जिसको हमने वाई बार बोला, ठीक है? और इससे हमारी लिवर आर्म निकल के आई, जो कि आपकी D-0.42 निकल के आई थी, ठीक है ना? वो पीछे डायग्राम में मैंने बना के शो कर रखा है आपको। देन आपका देखिए, मैंने एक रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालना है आपको। टी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करना है आपको, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको पता ही है,
सिंपल सी बात है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही होता है वो। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हो आप, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो सी साइड से और टी साइड से आपके दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेंगे, ठीक है। तो जब सी फोर्स से आपने निकाला तो ये निकल के आया आपका 0.36 एफ सी के बी एक्स क्यू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू, जो कि हमने कल डिराइव करके यहाँ पे सॉल्व हो गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टी फोर्स से, तो टी फोर्स से आपका 0.87 एफ वाई एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स क्यू, ठीक है। ये आपके सी फोर्स और टी फोर्स से दो बेंडिंग मोमेंट निकल के आए, जो कि आपके फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, बिकॉज आपने यहाँ पे जो स्ट्रेसेस यूज किए हैं इनको निकालने के लिए, वो स्ट्रेसेस आपने यूज कर रखे हैं 0.45 एफ सी के, ठीक है ना। डिजाइन स्ट्रेस आपने क्या ले रखे हैं 0.45 एफ सी के, जो कि फैक्टर्ड स्ट्रेस थे, ठीक है ना। तो फैक्टर्ड स्ट्रेस से जो भी आपके चीजें कैलकुलेट होगी वो फैक्टर्ड के बेस पे ही कैलकुलेट होंगी, इसीलिए आपका ये मोमेंट यहाँ पे फैक्टर्ड मोमेंट कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। देन अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि वर्किंग मोमेंट निकालिए, तो वर्किंग मोमेंट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आप डिवाइड बाय 1.5 कर दोगे तो आपका ये वर्किंग मोमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकला या फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकला, उसको आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ गया, वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो हो गया हमने कल यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर सब चीज क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें जो डब्ल्यूएसएम में हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वही चीजें हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है, ठीक है। वहां पे हमने क्या करा था, पहले हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रखी थी, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपने उसके बाद क्या, सीधे वहां पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी, ठीक है ना। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने वहां पे निकाली थी। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का रीजन क्या था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का रीजन आपका था कि ताकि आपको सेक्शन पता चल सके, कि जो सेक्शन आप जिस सेक्शन के लिए आप डिजाइन कर रहे हो वो सेक्शन आपको पता चल सके क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद, ठीक है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे अब हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका कुछ और नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी वही चीज है, ठीक है, सेम चीज है, बस नाम चेंज है यहाँ पे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है आपका हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जैसे ही आपकी लिमिटिंग डेप्थ निकल के आएगी, देन आप क्या करोगे, जो एक्चुअल डेप्थ निकली है उसके साथ लिमिटिंग डेप्थ को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। उससे आपको सेक्शन पता चल जाएगा कि अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है, या आपका सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं हम लोग स्टार्ट आगे, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग आप डालिए यहाँ पे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हेडिंग आपकी रहने वाली है यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो अगला है आपका हेडिंग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालनी कैसे है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं सिमिलर वे में काम करना है जैसे हमने वहां पे यूज किया था, ठीक है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस वहां पे आपने स्ट्रेस डायग्राम को लेके काम किया था, यहाँ पे आपको स्ट्रेन डायग्राम को लेके काम करना है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। जो चीज आपने वहां पे अप्लाई करी थी वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है, बस एक ही डिफरेंस है, ठीक है। जो कि आपका क्या है, आपको यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम यूज करना है। अब क्रिटिकल डेप्थ आपने पढ़ा था वहां पे, तो लिमिटिंग डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों चीजें हैं तो एक ही। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा नहीं देता हूँ, लिखा रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लिमिटिंग डेप्थ या क्रिटिकल डेप्थ होती क्या है, ठीक है। या जिसको बोलते हैं बैलेंस डेप्थ, इकोनॉमिकल डेप्थ, बहुत से नाम है इसके, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ हो गया, क्रिटिकल डेप्थ हो गया, बैलेंस डेप्थ हो गया, इकोनॉमिकल डेप्थ हो गया, ये 4-5 नाम है, कहीं से भी नाम से पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी एक ही चीजें होती है, ठीक है। तो अगर बात करो लिमिटिंग डेप्थ की होती क्या है, तो ऐसी डेप्थ जिसमें आपकी क्या, स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली अपनी मैक्सिमम लिमिट्स अचीव करेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसी डेप्थ जहां पे स्टील भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगी और कंक्रीट भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगी, ठीक है। यानी उसके बाद अगर आप लोडिंग या मोमेंट अप्लाई करोगे तो होगा क्या, कि स्ट्रक्चर आपका फेल कर जाएगा, कॉम्प्रेशन एंड टेंशन दोनों में, ठीक है।
तो ये चीज मैंने वहां पे लिखा रखी है, तो आप लोग वहां से इस डेफिनेशन को देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको दोबारा नहीं लिखा रहा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं कि कैसे आपकी लिमिटिंग डेप्थ निकल के आती है, ठीक है। तो देखिए आप, बढ़ते हैं हम आगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक बीम बनाइए, जो कि हम लोग इससे पहले भी करते हुए आ रहे हैं। हमने एक बीम ड्रॉ करी। लेट अस कंसीडर दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एन बीम। ये आपकी बीम की न्यूट्रल एक्सिस है, और स्टील रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है बॉटम पे ये, ठीक है। इस स्टील रेनफोर्समेंट से टॉप कंप्रेशन फाइबर की जो डिस्टेंस आपकी कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, ये लाई कर रही है आपकी एक्स यू लिमिटिंग डेप्थ पे, ठीक है। तो वैसे न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही थी एक्स यू पे, जो अभी हम लोग यहाँ पे नोटेशन लेके चल रहे थे एक्स यू। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेनी, तो यहाँ पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू लिमिटिंग पे लाई कर रही है, या इसको आप बोल सकते हो एक्स यू मैक्स भी, ठीक है। एक्स यू मैक्स भी यानी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स यू लिमिटिंग या एक्स यू मैक्स, एक नोटेशन लेके आप काम करना कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आप, स्ट्रेन डायग्राम मैं इसका प्लॉट करने वाला हूँ। वहां पे हमने स्ट्रेस डायग्राम के बेस पे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ इसका स्ट्रेन डायग्राम, और इसी स्ट्रेन डायग्राम के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम में जब प्लॉट करूंगा इसका, तो आपको पता ही है स्ट्रेन स्ट्रेन आपको कैसा मिलता है यहाँ पे, जो आप स्ट्रेन डिजाइनिंग में लेते हो लिमिट स्टेट में, वो स्ट्रेन होता है आपका लीनियर, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन आप लेते हो डिजाइनिंग में। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। जब लीनियर स्ट्रेन डायग्राम मैंने बनाया, तो कुछ ऐसा स्ट्रेन डायग्राम इसका बन के आएगा, ठीक है। ये आपका बन गया लीनियर स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम इसका लीनियर डायग्राम बन के आ गया ये, ठीक है। एजम्पशन हमने पढ़ा था, तो वहां पे आपने पढ़ा ही होगा कि स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या बनने वाला है, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रेशन फाइबर की, जो आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर है, आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर में स्ट्रेन कितना था। अगर आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर की मैं बात करूँ, तो वहां पे आपका जो स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन आप लेके चल रहे थे 0.0035 का, यानी कॉन्क्रीट फेल करेगी आपके, अगर स्ट्रेन आपका कॉम्प्रेशन साइड में 0.0035 से एक्सीड कर गया। और ये 0.0035 आपका कौन सा स्ट्रेन है, किससे किससे आपका जनरेट होता है, ये बेंडिंग कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। बेंडिंग कॉम्प्रेशन से आपका ये स्ट्रेन जनरेट होता है, कौन कितना 0.0035 का, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं जहां पे आपकी स्टील रेनफोर्समेंट है, स्टील रेनफोर्समेंट में आपका कितना स्ट्रेन आपका मिनिमम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ठीक है। ये होना चाहिए आपका स्ट्रेन किसमें, ये स्ट्रेन होना चाहिए आपका जो स्टील रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है, मिनिमम स्ट्रेन, यानी इसके बाद इतना तो इलोंगेट करना ही चाहिए फेलियर से पहले, उसके बाद फेलियर अगर करना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम इलोंगेशन कितना होना चाहिए उसका 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। देन उसके बाद आपका फेलियर अगर करना चाहिए किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है ना। ये मानता है लिमिट स्टेट मेथड। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी माइनस एक्स यू मैक्स, सिंपल, डी माइनस एक्स यू मैक्स। बस आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल क्योंकि है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करोगे, और इस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपका एक्स यू मैक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, या एक्स यू लिमिटिंग जो आप बोल रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल आप करिए यूज, यहाँ पे जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं चीजें, अब वही करनी है हमें, कुछ डिफरेंट चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो यूज करिए आप लोग यहाँ पे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जब मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूंगा, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है, जो ट्राइंगल्स इसमें बनेंगे उस ट्राइंगल में इनके साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो पता ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं यहाँ पे, और इन दो ट्राइंगल को आप इक्वेट कर दीजिए,
तो इन दो ट्राइंगल को जब आप इक्वेट करोगे तो कॉम्प्रेशन साइड से देखिए, साइड से आपकी क्या है 0.0035 अपॉन अपॉन कितना है यहाँ पे एक्सयू मैक्स, ठीक है। और इसको इक्वेट करोगे आप किसके, स्ट्रेन कितना है टेंशन साइड में, स्ट्रेन है आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ये आपका स्ट्रेन है। और साइड कितनी है इसकी, डी माइनस एक्सयू मैक्स आपकी इसकी साइड है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेट कर लिया आपने। जब आपने इसको इक्वेट कर दिया तो आपको इसमें से निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सयू मैक्स ही तो निकालना है। तो बस आप इसको रीअरेंज करिए और एक्सयू मैक्स की वैल्यू निकालिए, सिंपल, ठीक है ना। इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं और एक्सयू मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं डी माइनस एक्सयू मैक्स को यहाँ लेके जा रहा हूँ, डी माइनस एक्सयू मैक्स अपॉन एक्सयू मैक्स इक्वल टू, ये बन के आ गया आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES डिवाइडेड बाय 0.0035। मैंने 0.0035 को यहाँ लेके आ गया, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया रीअरेंज। देन उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, उसके बाद आप क्या करिए, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसको तो मैं इसको सिंपल वे में ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी अपॉन एक्सयू मैक्स -1 कर दिया तो सिंपल सी बात है, जो डी माइनस एक्सयू मैक्स अपॉन एक्सयू मैक्स है यही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। और इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए मैं ES को क्या कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.002 ES प्लस 0.87 FY अपॉन 0.0035 ES, सिंपल से कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने होल में ES को ले लिया, ठीक है, ES अभी एक ही साइड था तो मैंने इसको होल में ले लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया ऊपर, और 0.0035 को मैंने ES के साथ इसके साथ ऊपर ले लिया, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डी अपॉन एक्सयू मैक्स निकालिए, डी अपॉन एक्सयू मैक्स, डी अपॉन एक्सयू मैक्स कैसे निकलेगा आपका 0.002 ES प्लस 0.87 FY अपॉन 0.0035। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होती है आपकी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², इतना आपको पता ही है। इसकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 × 10⁵, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्टील की 2 × 10⁵, -1 को मैं यहाँ लेके आ गया तो ये हो गया आपका +1, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका है डी अपॉन एक्सयू मैक्स, अगर मैं करूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू यहाँ पे भी रखनी चाहिए थी, वैसे तो ऊपर भी थी एक और, ठीक है ना। इस वैल्यू को भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे 0.002 इंटू 2 × 10⁵ प्लस 0.87 FY, ठीक है। प्लस नीचे वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ और पूरे होल में ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले को इसको सॉल्व कर दूँ, जो डिनोमिनेटर में आपका इसको सॉल्व कर दूँ मैं अगर, ठीक है, तो 2 × 10⁵ है। अगर 10⁵ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 35 दूनी 70 700, ठीक है। नीचे आपका सॉल्व हो गया जाएगा ये 700, 700 आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और होल में मैं कर रहा हूँ इसको, तो इसको मैं यहाँ पे 700 यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो +1 को मैंने क्या कर दिया, सिंपल से मैंने यहाँ पे होल में 700 ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है ना। तो 700 आपका ये नीचे भी आ गया। देन उसके बाद देखिए आप डी अपॉन एक्सयू मैक्स, डी अपॉन एक्सयू मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 0.002 इंटू 2 × 10⁵ है ना, तो 0.004 हो गया ये। और 10⁵ से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आपका ये निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले में कितना हो गया ये 400 प्लस 0.87 FY प्लस 700 अपॉन नीचे भी आपका 700, ठीक है ना, बाई में भी 700 आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करोगे जब आप तो एक्सयू मैक्स अपॉन डी आपको निकालना है यहाँ पे, तो रिवर्स करने के बाद ये निकल के आ जाएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY,
ये आपका रिवर्स करके इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सयू मैक्स की, तो कितना हो गया आपका 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी, ये सर निकल कुछ के आ नहीं दिख गया रहा। आपका यू मैक्स। सर कुछ नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख स्क्रीन। रहा सर। क्या हो गया? शेयरिंग तो हो रखी है, एक सेकेंड आप प्लीज वेट करिए, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू है। लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्या जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ नहीं दिख रहा शायद आप लोगों को भी, यहाँ पे मेरी स्क्रीन में तो आ नहीं रहा। नो सर। क्या हो गया समझ ही नहीं आया। ठीक है, ये रेक्टिफाई कर दिया मैंने। कभी कभी शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, स्क्रीन शेयर में, तो अपने आप ही बैक हो जा रहा है वो, ठीक है ना। प्लीज आप लोग मैनेज करना, थोड़ा घर से थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि मिनिमम दिक्कत में ही आप लोगों का काम बन जाए, ठीक है ना। तो स्क्रीन शेयर में कभी कभी इश्यू आ रहा है, अपने आप ही बैक हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी, डी अपॉन एक्स यू मैक्स इक्वल टू करने के बाद आपकी फाइनल जो इक्वेशन बन के आई, ये इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई फाइनल इक्वेशन आपकी, ठीक है। तो एक्स यू मैक्स आपके यहाँ से सॉल्व करने के बाद 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी, ये निकल के आ गई, ठीक है। अगर आपको दिखा नहीं हो पीछे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो तो देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ उसको, ठीक है। स्ट्रेन में आपका मैक्सिमम इतना था, आपने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने में आपने 0.0035 अपॉन एक्स यू मैक्स, जो साइड है इसकी एक्स यू मैक्स ली, और नीचे स्ट्रेन आपकी जहाँ पे टेंशन आपकी जहाँ पे आपकी स्टील है, स्टील में आपका 0.002 प्लस 0.87 एफ आई अपॉन ये किया अपॉन डी माइनस एक्स यू मैक्स आपकी साइड होगी, ये वाली वर्टिकल साइड, ठीक है ना, ये वर्टिकल साइड जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। देन इसके बाद आपने इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर रखा और कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे। जब सिंप्लीफाई किया आपने तो देखिए आप डी माइनस एक्स यू मैक्स मैंने इसको यहाँ लेके चले गया अपॉन एक्स यू मैक्स इक्वल टू ये लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने डी अपॉन एक्स यू मैक्स से -1 कर दिया, तो ये ऊपर वाला जो चीज है वो सेम ही है, ठीक है, बस मैंने इसको -1 कर दिया, यहाँ पे कोई डिफरेंसेज नहीं आ रही, ठीक है। देन उसके बाद इक्वल टू 0.002 ईएस को मैंने पूरे होल में लेके आ गया, तो इसलिए 0.002 में मल्टीप्लाई हो गया ईएस प्लस 0.87 एफ आई अपॉन 0.0035 इंटू ईएस, ठीक है। देन उसके बाद डी अपॉन एक्स यू मैक्स +1, मैं +1 को इस साइड लेके आ गया और ईएस की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ईएस क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो कि होती है आपकी 2 × 10⁵ होती है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने सिंपल सी इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपका डी अपॉन एक्स यू मैक्स आपका 400 प्लस 0.87 एफ वाई प्लस 700 अपॉन 700 इतना निकल के आया, ठीक है। +1 को भी मैंने एक साथ लेके आ गया होल में। देन क्या करा मैंने, इसको रिवर्स कर दिया। जब मैंने इसको रिवर्स किया तो रिवर्स करने में आपका एक्स यू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई आपका रिवर्स करने के बाद आ गया, ठीक है। इससे आपकी एक्स यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी। ये जो फाइनल इक्वेशन है आपकी ये बन के आ गई, ठीक है ना। एक्स यू मैक्स की ये इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये चीज आपने डब्ल्यूएसएल में भी पढ़ी है, एक्स यू मैक्स इक्वल टू के इंटू डी, ठीक है। एक्स यू मैक्स इक्वल टू के इंटू डी भी करूंगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जहां पे के क्या आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, वेर के इक्वल टू लिमिटिंग
न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, ठीक है ना। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर आपका क्या है यहाँ पे, के है, ठीक है। तो के यहाँ पे है क्या, वैसे के की वैल्यू है कितनी, के की वैल्यू आपकी सिंपल सी यही तो है जो आपने ऊपर कर रखी है, ठीक है। के कितनी है आपकी, के की वैल्यू आपकी यही है जो आपने यहाँ पे निकाल के बैठे हो, ठीक है ना। ये आपकी के की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द के, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द के। बस मैंने इसको एक कांस्टेंट के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया के के फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक्स सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, एक्स यू मैक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स सी नहीं, एक्स यू मैक्स हम लेके चल रहे हैं, एक्स यू मैक्स इक्वल टू हो गया के डी, जहाँ पे के की वैल्यू आपकी 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ठीक है। ये आपकी के की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने वहां पे डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी, आपने क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू वहां पे कितनी निकाली थी, एफ ई 250 के लिए आपने वहां पे क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू निकाली थी, आपकी कितनी आई थी, वहां पे वैल्यूज आई थी आपकी, एक तो 0.253 आई थी, ठीक है, एक आई थी 0.40, एक 0.289 और एक 0.253, ये तीन वैल्यूज आई थी आपकी, किस किस की, FE50, FE415 और FE500 के लिए WSM में। और आपको पता था जब आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में आपने देखा था कि आपकी ये वैल्यूज अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती थी, कुछ कैलकुलेशन में आपको रिडक्शन मिल रहा था, मतलब सीधे ही आप निकाल ले रहे थे, ठीक है। वही चीज हमको यहाँ पे करनी है, और डायरेक्टली एग्जाम में पूछता भी है कि लिमिटिंग के बेस पे और डब्ल्यूएचएम के बेस पे, दोनों के बेस पे आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा आपके कि FE50 के लिए, FE250 के लिए एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितनी है, या FE415 के लिए एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितनी है। तो ये चीजें आपको डायरेक्टली याद भी रखनी है, जो हमने डब्ल्यूएचएम में भी याद रखी, ठीक है। वहां पे आपने होप आपके शॉर्ट नोट्स में वो चीजें आपने ऐड कर ली होगी, ठीक है। अगर नहीं करी है तो आप कर लेना, आजकल आपके पास काफी टाइम है, और यही चीज हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे, एक्सयू मैक्स की वैल्यू यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब एक्सयू मैक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ गई के डी, तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू जब आप निकालोगे फॉर FE215 फॉर FE250, सबसे पहले आप निकालिए फॉर FE250 के लिए। FE250 के लिए आपको पता है यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, 250 होगी, 250 यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगी, सारी वैल्यू ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में ही है, ठीक है ना, जो यूनिट है आपकी न्यूटन पर एम स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू निकालूं तो ये किसके इक्वल होगा, आपका के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सयू मैक्स अपॉन एक्सयू मैक्स इक्वल टू के डी था ना, तो एक्सयू मैक्स अपॉन डी क्या हो गया, के इक्वल होगा। तो के की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, के कितना था आपका 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई ना, एफ वाई की जगह डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए 250। तो बताइए ये कितना निकल के आ गया, पहला तो ये FE250 के लिए बताना है आपको, उसके बाद सेकंड आपको बताना है फॉर FE415 के लिए भी आपको बताना है एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू के इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई, वहां पे कितना हो गया 415, सिंपल, इसको भी बताइए। और फाइनल आप बताइए फॉर FE4, लास्ट में आपको FE500 के लिए भी निकालनी है, तो ये वैल्यू आप FE500 के लिए भी बताइए निकाल के कितनी आ रही, एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू के इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई आपकी है 500, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यूज आपको निकालनी है, यहाँ पे आप एक्सयू मैक्स की वैल्यू आपको बतानी है, कितनी एक्सयू मैक्स की वैल्यू, एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू पहले तो बताइए कितनी निकल के आई, यस 0.46, हाँ सारी वैल्यूज आपने निकाल के बता दी हैं, 0.48, 0.46, गुड, वेरी गुड, आपके हाथ में मतलब आप काम कर रहे हो, तब तक उठे हुए हो, मुझे लगा सो तो नहीं गए, लेकिन सही है, वेरी गुड। तो सबसे पहले वाली वैल्यू जो FE250 के लिए वैल्यू आई थी, ये आई आपकी 0.53, ये वैल्यू आई आपकी 0.53। सेकंड FE415 के लिए वैल्यू आई आपकी 0.48, और FE500 के लिए वैल्यू निकल के आई होगी 0.46, ये आपकी वैल्यूज निकल के आई, तीनों वैल्यूज, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, जो लोग काम कर रहे हो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज निकल के आई हैं। देन एक और बच गया आपका FE350, इसके लिए भी निकाल लो यार, ठीक है, फॉर FE350, फॉर FE350, इसको भी छोड़े बेचारे को, इसको भी कर लेते हैं, एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू के इक्वल टू
700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू एफ वाई कितना है 350। इसके लिए भी वैल्यू बताइए कितनी निकल के आई इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आप इसकी भी बता दीजिए, अकेले इसको भी छोड़ना गलत बात है। ठीक है ना, क्या पता कभी एग्जाम में यही पूछते यार आजकल एफ 500 ये तो बहुत बार पूछ रहे हैं, एफ 415, अगले बार एफ 350 भी पूछ सकता है। तो अगर इसको बता देंगे तो ये आपका यस 0.498 0.498 आ रहा, क्या 0.44 आ रहा। सही आ रहा है आपका ये? पॉइंट 87 एफ वाई प्लस 1100 0.498 आ रही ना। ये हमने वैल्यू सारी सही रखी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रखी मैंने यहाँ पे, वैल्यूज में कोई दिक्कत तो नहीं रखी मैंने, सारी वैल्यूज तो सही रखी है। हाँ वैल्यूज तो मैंने सही रखी है। 550 के लिए है ये 0.44। दीपक गौर 550 के लिए 0.44। 550 कौन सा ग्रेड होता है? 550 तो ग्रेड भी नहीं होता है, यूज नहीं करते डायरेक्टली। 350 तो ग्रेड होता है। ये कोई कोडल प्रोविजन के बेस पे भी है तो नहीं। एक काम करना, इस वाले को अभी आप सिर्फ इतना ही कर दो, मैं इसको कल क्लियर करता हूँ, आपको बताऊंगा कल की क्या सीन आया है इसका। ठीक है ना, क्योंकि मेरे नोट्स में वैल्यू 0.44 रखी हुई है मैंने। अब कैलकुलेशन में ही ये चीज थी या ऐसे नहीं निकलेगी, मैं कल बता दूंगा इसको आपको। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। अभी आप इतनी वैल्यूज रख लीजिए जो आपने पीछे लिखी है, वो सारी वैल्यूज आप कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं कल बताऊँ, क्योंकि गलत चीज कोई भी लिखना सही बात नहीं है। ठीक है ना, क्या पता इसमें कोई और कॉन्सेप्ट हो, या ये वैल्यू मैंने किसके लिए लिखी मुझे नहीं पता, मैंने अपने नोट्स में ये कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कल आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन में हमारी थोड़ी वैल्यूज में डिफरेंसेस आ रहे हैं। वैसे आपने जो कैलकुलेट कर रखा है वो सही है, कैलकुलेट जो कर रखा है या जो कैलकुलेट आपने कर रखी है वो चीजें सारी सही है, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर अलग होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में कल। ठीक है ना, अभी आप सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दीजिए इसको, बाकी जो वैल्यूज हमने निकाली अभी उनको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखिए आप, जो एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू एक्सयू मैक्स इक्वल टू क्या था आपका, के इंटू डी ना। ये वैल्यूज आपने तीन निकाल के रख दी है। ठीक है, तीन वैल्यूज निकाल के रख दी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी। पहला आपने निकाला किसके लिए, FE 250 के लिए, FE 250 के लिए। उसके बाद आपने निकाला FE 415 के लिए, देन फाइनली आपने निकाला FE 500 के लिए। तो एटलीस्ट ये वैल्यूज तो आपको दिमाग में एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक टेबल में डाल देता हूँ इसको, और डायरेक्टली अगर हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप ये ना करो कि 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ठीक है, ये करके सॉल्व ना करो। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली इसको क्या करना, यहाँ से याद करके ये वैल्यूज डायरेक्टली आप एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। एक्स यू कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके आप सेक्शन लिख लेना। ठीक है ना, ये तीन वैल्यूज हो गई जो कि स्टार मार्क है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से जेई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे पहले भी। बोथ ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूएसएम, ऑन द बेसिस ऑफ द एलएसएम, दोनों के लिए आपको एक्स क्रिटिकल और एक्स यू लिमिटिंग दोनों की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है ना, एक्स क्रिटिकल के बेस पे ये वैल्यूज थी आपकी 0.40, 0.289, 0.253। यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 0.53, 0.48, 0.46। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया आपका एक्स यू मैक्स या एक्स क्रिटिकल आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। यहाँ तक एक्स यू मैक्स निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है ना, अगर है तो आप लोग प्लीज बता देना कि कैसे निकालेंगे चीजें। ठीक है ना, तो आज स्क्रीनशॉट आप एक काम करो, लेते चलो साथ साथ में, क्योंकि लास्ट में कल हो गया था तो आपको पता ही है सीन। इससे अच्छा आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेके चलिए, एक एक टॉपिक कंप्लीट होने में हम लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है।
इसके बेस पे आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, ठीक है ना। ये पहला पेज हो गया। देन अगला पेज आपका ये है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज कौन सा है? नेक्स्ट पेज आपका है ये, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपका इसका भी ले लीजिए आप लोग। और फाइनली आप लास्ट पेज जो आपका है उसका भी ले लो, ठीक है ना। ये आपका स्क्रीनशॉट है, इसका भी ले लीजिए। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। आप एक्सयू निकाल सकते हो, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। आप क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हो। आपको मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे फॉर्मूले डिराइव करके दे दिए हैं कि कैसे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है पी फोर्स और टी फोर्स की हेल्प से, ठीक है। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं एक डिजाइनिंग के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। अब सीधे सीधे आपको सेक्शन डिजाइन करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले बस हम एक बार 3 केसेस पढ़ लेते हैं कि कौन से केस में आपका क्या क्या चीज होने वाला है। और उसके बाद देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। तो अलग से मैं यहाँ पे चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। उनको मैं हम लोग यहाँ पे अलग से करके टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन को आप डिफाइन करिए, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि वो लिमिटिंग के बेस पे करिए या डब्ल्यूएसएम के बेस पे करिए, वो डायरेक्टली पूछेगा। तो आप किसी के भी बेस पे कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। अगर पूछ भी दिया तो ऑब्वियसली बात है आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद जो स्ट्रेचेस वहाँ पे सिग्मा सीबीसी थे, यहाँ पे स्ट्रेचेस क्या हो गया 0.45 एफसी के, ठीक है। और जो स्टील में स्ट्रेचेस वहाँ पे कितने थे, सिग्मा एसटी थे, वो यहाँ पे स्ट्रेचेस कितने हो गए 0.87 एफ5। तो इजीली आप उसको बस वैल्यू चेंज करके आप चीजें रख के जो डेफिनेशन वहाँ लिखा रखें, जो चीजें वहाँ कर रखी है, वही चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, उसको हम लोग दोबारा पढ़ के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो हमने डिटेल में डब्ल्यूएसएम में काफी डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है ना। बस केसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारा फाइनल चीज एक ही बची है डिजाइनिंग में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो है 3 केसेस जो आपके बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और उसके बाद आप सीधी डिजाइनिंग में कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। देन देखिए अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये चीज एंड ऑफ दिस स्लाइड, इतनी स्लाइड, ठीक है, ठीक है। स्लाइड्स हम ले लेते हैं नहीं, ओके। तो अब आपके देखिए एक्सयू निकल गई आपकी, एक्सयू मैक्स निकल गई। तो 3 केसेस आपके बनेंगे, ठीक है। 3 केसेस आपके बनेंगे यहाँ पे। इन 3 केसेस के बेस पे हमको सेक्शन को डिजाइन करना है। 3 केसेस इन सिमिलर वे। और वो सारा आपको पता ही है, ये 3 केसेस आपके यूनिवर्सल हैं, डबली रेनफोर्स हैं आपके, या सिंगली रेनफोर्स हैं, या टीवी में, ये हर जगह आपको पता है ये 3 केसेस आपके काम आने ही आने हैं। वो आपने डब्ल्यूएसएम में भी पढ़ा था, वही चीज आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो पहला केस अगर मैं बात करूँ तो पहला केस क्या बन सकता है, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है दैट शुड बी लेस देन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या एक्सयू मैक्स, ठीक है, या एक्सयू मैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा केस है जहां पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, तो आपका सेक्शन वहां पे डिजाइन होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वहां पे आपका डिजाइन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूआरएफ, ठीक है ना। अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपका डिजाइन होगा इस केस में, ठीक है। और आपको पता है ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है, जहां पे आपकी अंडर रेनफोर्स यानी जहां पे रेनफोर्समेंट कम है, स्टील आपकी फेल कर जाएगी। कंक्रीट में अभी भी आप स्ट्रेसेस या मोमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, वो अभी भी मोमेंट को कैरी कर सकता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। देन यहाँ पे जो वैल्यू आपको जो एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग में से जो डेप्थ लेनी है, वो लेनी है आपको एक्सयू, यूज एक्सयू। तो डिजाइनिंग में अगर ऐसा केस आता है तो डिजाइनिंग में आप हमेशा एक्सयू वैल्यू को यूज करके डिजाइन करोगे, ठीक है, अगर ऐसा केस कभी आता है। और आपको पता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्सयू की, तो एक्सयू के लिए आपने फॉर्मूला कल निकाला था। क्या निकला था फॉर्मूला आपका, 0.87 एफ वाई ए एच टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये आपने निकाला था इसके लिए, एक्स यू के लिए, ठीक है ना। एक्स यू आप ऐसे निकालोगे 0.87 एफ वाई
AST अपॉन 0.36 FCK-B, ये आपने कल निकाला था सिंपल से C फोर्स को T फोर्स के इक्वल करके, ठीक है। ये निकल गया आपका XU। और XU लिमिटिंग अगर मैं बात करूं तो XU लिमिटिंग अब भी करके आ रहे हो आप, K इंटू डी से निकलेगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने K की वैल्यू सबके लिए लिखा दी है, 0.53 आपका 250 के लिए, 0.48 आपका किसके लिए 415 के लिए, और 0.46 किसके लिए FE 500 के लिए, ठीक है ना। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे करा दी थी आपको। देन उसके बाद फाइनली आपको निकालना क्या है। अब आप डिजाइन तो कर रहे हो बीम ही ना, तो बीम डिजाइन करोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालोगे या हिस्टेरेसिस निकालोगे। तो पहले अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे जो कि क्या निकलेगा, फैक्टर्ड के फॉर्म में निकलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फैक्टर्ड के फॉर्म में निकलेगा ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने स्ट्रेसेस यहाँ पे फैक्टर्ड स्ट्रेसेस लिए थे, या अल्टीमेट बोल सकते हो आप इसको, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा यहाँ पे, या फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आप निकालोगे, ठीक है। जो कि इस फॉर्मूले से निकलेगा आपका फोर्स इंटू लीवर आर्म 0.36 FCK B XU इंटू डी माइनस 0.42 XU, ये आपकी लीवर आर्म थी, ठीक है। या आप निकाल सकते हो किससे, सेकेंड वाले फॉर्मूले से 0.87 FY AST इंटू डी माइनस 0.42 XU, या आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो आपका यहाँ पे ऐसे इजीली सेक्शन आपका डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे XU की वैल्यू आपको लेनी है, सारी चीजें आपको मैंने करा दी है, ऐसे आपका सेक्शन यहाँ पे डिजाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है आपसे, अगर सेकंड केस अगर आपका आया क्या, अगर जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल है, इफ XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग, यानी ऐसा सेक्शन आपका क्या सेक्शन कहलाएगा, आपका बैलेंस सेक्शन, या इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन या बैलेंस सेक्शन भी आप बोलते हो, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। लिमिटिंग सेक्शन, इस सेक्शन में होगा क्या, जो स्टील और कंक्रीट है वो साइमल्टेनियसली अपनी मैक्सिमम लिमिट्स को अचीव करेंगी, ठीक है। वो मैक्सिमम लिमिट्स में होंगी, अपनी 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 मैक्सिमम लिमिट्स में होंगी एक साथ, यानी फर्दर मोमेंट को इंक्रीज करने में दोनों का साथ में फेलियर अकर करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन आपका ये वाला, ठीक है। अगर आपका इस केस में जो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, अगर इस केस में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इस केस में कैलकुलेट करोगे वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका वो। अगर कभी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो आपसे पूछ दिया, तो वहां पे आप इजीली निकाल सकते हो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो बात कर रहा है किसकी, बैलेंस सेक्शन की, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है, बैलेंस सेक्शन की, ठीक है। बस चेंजेस इसमें कुछ नहीं होना, आपको वैल्यू जो लेनी है यूज XU लिमिटिंग। अब XU की जगह जो आपने XU अभी तक लेके चल रहे थे उसकी जगह आपको XU लिमिटिंग या XU मैक्स की वैल्यू आपको लेके चलनी है। और जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी आपका 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग, ठीक है, XU लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग आपको लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे डिजाइन में, ठीक है। जहाँ पे XU है वहां पे आप सिंपली XU लिमिटिंग का यूज करोगे इसमें, ठीक है। और सेकंड वाले फॉर्मूले में जो सेकंड फॉर्मूला है आपका उसमें भी आप वही कर Y AST इंटू डी माइनस 0.42 डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग आपको यहाँ पे भी सेकंड वाले केस में भी यही लेके चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका थर्ड केस, पहला केस हमने पढ़ दिया अंडर रेनफोर्स का, थर्ड केस हम लोग पढ़ते हैं ओवर रेनफोर्स का, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको एक दिखे जाएगा। थर्ड केस अगर आपका है, कोई सेक्शन अगर आपका XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है, यानी जहां पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी ज्यादा रहने वाली किससे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो उस केस में आपको पता है आपका सेक्शन होगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आपका ये वाला केस होने वाला है, ठीक है। लेकिन
अब ध्यान रखने वाली चीज एक ये है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिमिट स्टेट मेथड में हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन नहीं करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट मेथड में हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करते ही नहीं है। अगर कभी भी XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग वाला केस बन गया तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं, ठीक है ना। यानी डेप्थ, AST इनको इंप्रूव करके हम लोग सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग डिजाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो लिमिट स्टेट मेथड है वो आपका कंप्लीटली डक्टाइल फेलियर पे डिपेंड है। आप पूरी लिमिट स्टेट मेथड बोलती है कि जो फेलियर होगा हमेशा फेलियर आपका डक्टाइल फेलियर होगा। और आपको पता है डक्टाइल फेलियर कहाँ पे अकर करता है, जहाँ पे सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो फेलियर अकर करता है वो अकर करता है आपका डक्टाइल फेलियर, यानी आपको सफिशियंट वार्निंग मिलेगी फेलियर से पहले, सफिशिएंट इलोंगेशन मिलेगा फेलियर से पहले, ठीक है। लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन में आपको पता है जो फेलियर अकर करता है वो सडन फेलियर अकर करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फेल कौन करती है, कंक्रीट फेल करती है। तो जब कंक्रीट आपकी यहाँ पे फेल करती है तो आपका फेलियर अकर करता है एकदम सडन। तो सडन फेलियर अकर करने की वजह से हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रेनफोर्स सेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं, ठीक है। जहां पे भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन अगर आपका कभी आ गया तो वहां पे डेप्थ या एरिया ऑफ स्टील को इंप्रूव करके या विड्थ को इंप्रूव करके हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उस सेक्शन को अंडर रेनफोर्स या बैलेंस सेक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद हम सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट जो प्रिफरेबल है वो आपका है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां पे हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करें, ताकि आपका फेलियर कंप्लीटली आपका डक्टाइल फेलियर। ध्यान रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द सेक्शन शैल बी रीडिजाइन, इस केस में आपका क्या होगा, द सेक्शन शैल बी रीडिजाइन, रीडिजाइन, द सेक्शन शैल बी रीडिजाइन, ठीक है ना। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम आप निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो MU लिमिटिंग, बस MU लिमिटिंग के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप नहीं निकालोगे, किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कितना निकाल सकते हो, MU लिमिटिंग, जहां पे आप MU लिमिटिंग किससे निकलेगा, जहां पे आप XU को XU लिमिटिंग के इक्वल करके चलोगे। कभी भी अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग हो गया तो वहां पे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शैल बी restricted to MU लिमिटिंग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप निकाल सकते हो इसमें आप MU लिमिटिंग तक ही निकाल सकते हो। लेकिन WSM की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स भी आ रहा था तो हम उसको भी प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर रहे थे वहां पे, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा था, अगर आपका सेक्शन वहां पे ओवर रेनफोर्स भी आता था तो उस ओवर रेनफोर्स सेक्शन को भी आप लोग वहां पे डिजाइन कर रहे थे, ये हमने वहां पे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपका डिजाइन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये 3 केसेस आपके हैं, इन 3 केसेस में किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज है, 3 केसेस आपके बनेंगे जो, उसके बाद आपका सेकंड पेज जो बनेगा आपका उसका भी आप ले लीजिए, ठीक है। पहला पेज ये है, देन आपका अगला पेज आपका ये है, इसको भी आप ले लीजिए। और इसके बाद आप क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके रख दी हैं, एक एक चीज पे हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग अनम्यूट कर लो, क्वेश्चन पूछ लो या चैट में आप पूछ लो क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ा हो, यहाँ पे सारी चीजें हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करी है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको किसी भी चीज की कमी कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। बस आपने जो मेन सेक्शन था उसको आपने डीपली पढ़ लिया है, बस आपको अप्लाई करना है जो आपने चीजें पढ़ी हैं अभी तक। एप्लीकेशन काम पता है आपको, वो मिलके चलेगा। अब जो एप्लीकेशन का काम होगा वो एप्लीकेशन का काम अब हम मिलके करेंगे, यानी अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ठीक है। अभी तक एक तरफा काम चल रहा था, मैं बोल रहा था आप कर रहे थे,
लेकिन अब साथ में मिलके काम चलेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? अब मेरे हाथ हो गए 4, अभी तक 2 ही हाथ से कर रहा था मैं काम, अब मेरे हाथ हो गए 4। अब आप भी काम करोगे और मैं भी काम करूंगा, तभी आपका क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्वेश्चन किसी का आया नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही थी, ठीक है ना? ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो वैसे तो जो डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन था उसी को एलएसएम से क्वेश्चन को करना है हमें। क्यों? क्योंकि हमारा कंपैरिजन निकल जाएगा। अगर आपने जो डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन आप एलएसएम से सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आएंगे यहाँ पे और वहां पे जो आंसर आए थे उनके बीच में आपका कंपैरिजन कर सकते हो कि जो चीजें हमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कॉन्सेप्ट, क्या वो कॉन्सेप्ट सच में अप्लाई भी हो रहे हैं फील्ड में, या बस थ्योरी में सर ने पढ़ा दिया और एप्लीकेशन कुछ नहीं है। तो उनका एप्लीकेशन प्रॉपर पढ़ने के लिए हमें उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, उनका एप्लीकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा फील्ड में, चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है? कैलकुलेटर आपने निकाल ही लिया होगा, सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने आपको। बाकी भगवान का नाम लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है? जिसके पास डब्ल्यूएसएम का पहला वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन निकालिए और आप करना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन बिना किसी देरी के। बाकी अगर नहीं है तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वहां पे विड्थ आपको गिवन थी 500 mm, 500 mm आपको विड्थ गिवन थी, टोटल डेप्थ आपको गिवन थी 800 mm की, एएसटी आपने प्रोवाइड करी थी वहां पे कितनी, 4 बार लिए थे 20 mm के, 20 mm डाया के, M30 कंक्रीट आपने यूज कर रखी है, स्टील आपने ले रखा है Fe415, कवर आपने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे 60 mm का, 60 mm का आपने कवर प्रोवाइड कर रखा है, और आपको निकालना है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बस हो जाइए स्टार्ट, लीजिए अल्लाह का नाम और हो जाइए स्टार्ट सीधे, ठीक है? जैसे जैसे वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी सारी वैल्यूज को चैट सेक्शन में आप लोग लिखते जाना, ठीक है? तो जिसका सही होगा मैं उसकी वैल्यूज को बोल दूंगा कि हाँ ये वैल्यू सही है, और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे उसके बाद, ठीक है? तो 2-4 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग लगे इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व, करना स्टार्ट करिए, फटाफट फॉर्मूले में रखिए, पहले निकालिए एक्सयू, एक्सयू की वैल्यू कितनी आई बताना, उसके बाद निकालना एक्सयू लिमिटिंग, उसके बाद निकालो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर निकालो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ही चीजें निकालनी है ना, यही 4 चीजें होती कैलकुलेट करनी बस, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना इसके अलावा। EST 1256.63 आ रहा होगा भाई, इतना ही आ रहा होगा, ये तो पहले भी निकाल रखे। एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग निकाल के बताइए भाई। पूजा का आंसर आ रखा है एक्सयू इक्वल टू 83.974, 99977, यस सही है, 84 के अराउंड आ रहा है, ठीक है सही है, 84 आपका आ रहा है यहाँ पे क्या, एक्सयू, वेरी गुड। एक्सयू लिमिटिंग निकालिए, उसके बाद अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है, सिंपल सी। यस ठीक है, करिए करिए, एक का आ रखा है अभी तक। यहाँ पे एक चीज एलएसएम में ये बेटर है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बहुत सोचने की दिक्कत नहीं है, सीधे एक्सयू एक्सयू लिमिटिंग के वैल्यूज लगाइए
और डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। अस्मिता सेमवाल एग्जैक्ट आंसर है, 0.1 एग्जैक्ट वैल्यू सही है आपका। एक्सयू लिमिटिंग निकालिए। यस अंशु राणा सही है, 84.01 सही है सबका आपका। एक्सयू लिमिटिंग निकालिए। हिमांशु उनियाल 240, क्या 240 क्या आ रही भाई? एक्सयू लिमिटिंग 355.2 पूजा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हिमांशु उनियाल 240 क्या आ रही है आपकी? गलत आ रही है यार, जो भी वैल्यू आ रही है आपकी 240, कुछ नहीं आ 240। बस एक्सयू लिमिटिंग आ गया, अब कंपेयर हो गया सेक्शन, आपका सेक्शन कंपेयर हो गया, तो आप सीधे सीधे निकाल दो एमयू की वैल्यू। उसके बाद वर्किंग कैसे निकालते हैं आपको बता ही रखा है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीतू नेगी 319.7, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, पॉइंट में भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट आंसर, वेरी गुड। बहुत टैलेंटेड हो गए घर बैठे बैठे तुम लोग। सही निकला आपका आंसर। वर्किंग मोमेंट भी निकाल लीजिए, इसको डिवाइड बाय 1.5 कर दीजिए, वर्किंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है ना आपका। जितना आपका ये अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है या फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.5 से, तो आपका क्या निकल जाएगा सीधे सीधे, वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यस 213.15, वेरी गुड। जिसका ये क्वेश्चन बन गया है, जिसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप यहाँ पे जो AST है ना, AST में आप 628 mm डाया हुआ था, जो सेकंड क्वेश्चन वहां पे किया था ना हमने डब्ल्यूएचएम में, 6 बार से 28 mm के, उसको यूज करके सॉल्व करिए आप। AST की में ले लीजिए आप, वहां पे 6 बार से 28 mm के, 28 mm के 6 बार, इनको यूज करके आप सॉल्व करिए, इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बहुत अच्छा वाला। ठीक है, जो चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप पहले निकाल लीजिए उसको, उससे भी आप निकालिए क्या निकल के आ रहा है आपका, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो लगभग सफिशिएंट टाइम मैंने आपको दे दिया है, 3 से 4 मिनट का। अब हम कर लेते हैं AST, क्या बोला सर, AST मैंने बोला 6 बार से 28 mm के, 6 बार 28 mm के यूज करो इसके बाद, और निकालिए आप उसके बाद। ठीक है, तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपने कर ही लिया है मैक्सिमम ने, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन करना आपका काम है। बस मैं प्रोसीजर और वैल्यूज यहाँ पे रख के बता देता हूँ, जो कि हम लोग 2-4 मिनट में ही करके रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, एक्सयू निकालना है, क्योंकि आपको सेक्शन कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए फॉर्मूला है आपका 0.7 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे 0.87 FY की जगह आपको वैल्यू रखनी है कि आपकी स्टील 415 की यूज कर रखी है आपने, और AST आपने ले रखी है 4 वाट्स ऑफ 5/4 इंटू 20 mm डायमीटर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लिया मैंने, ठीक है, 20 का स्क्वायर दिख नहीं रहा, देख लेना, ठीक है ना, 20 का स्क्वायर हो 0.36 इंटू FCK हमने ले रखा है यहाँ पे 30, और बी की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही थी आपकी 84.01, ये वैल्यू आपकी निकल के कितनी आई थी 84.01। 84.01 आपकी ये वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है, 84.01 आपकी वैल्यू निकल के आई थी mm में XU की, ठीक है ना। और XU लिमिटिंग यहाँ से डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल है, WSM से बहुत सिंपल है, WSM में तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, यहाँ से कैलकुलेशन भी उतनी नहीं है, ठीक है, ज्यादा सोचना है ही नहीं, बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है और डायरेक्टली आपके आंसर निकल के आ जाएगी। K इंटू डी, 415 स्टील है, तो 415 के लिए K की वैल्यू कितनी लगाई थी मैंने 0.48 ना, इंटू डी, 0.48 में वैल्यू रखो आप, डी कितनी है 740, इफेक्टिव डेप्थ है ना, टोटल डेप्थ 800 दे रखी है, टोटल डेप्थ आपको 800 दे रखी है, तो इफेक्टिव डेप्थ जब आप निकालोगे तो क्या होगा, टोटल डेप्थ माइनस कवर, टोटल डेप्थ माइनस कवर आपकी इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी। कवर कितनी है 60 mm की, टोटल डेप्थ आपकी कितनी है 800 mm की, तो 800 माइनस
60 करो तो 740 आ गया ये, ठीक है ना, 740 आ गया, जो कि वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 355.2, 355.2 mm, ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, XU लिमिटिंग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, यानी पहला वाला केस है जो हमने पढ़ा था अभी, उसका पहला वाला केस है, ठीक है। इस पहले वाले केस में हमको क्या लेना है सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमको डिजाइनिंग करनी है अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में, यानी अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपको पता है यूज क्या है आपका, XU, यानी XU का यूज करके आप डिजाइनिंग करनी है आपको, सिंपल सी, ठीक है ना। बस रखिए वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है आपको, वैल्यूज पुट करना है आपको। MU आप रखिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। MU इक्वल टू 0.36, FCK दोनों से निकल जाएगी आपकी सेम वैल्यू, FCK B XU D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो बस वैल्यूज रखनी है आपको 0.36, FCK कितना है आपका 30, FCK 30, FCK है आपका यहाँ पे 30, FCK आपका यहाँ पे 30 है, B की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 500, XU रखना है आपको यहाँ पे जो कि आपका था 84.01, 84.01, देन उसके बाद D आपका है 740 माइनस 0.42, XU की जगह अगेन आपको यहाँ पे 84.01 रखना है, ठीक है। कहीं पे गलती होगी तो बताना होगा, ठीक है बच्चों, कहीं नहीं करेगी गलती, ठीक है, ऐसे बता देना मुझे। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी 319.7, जो कि आपने मैक्सिमम ने कैलकुलेट कर भी लिया है, ठीक है। जिसने नहीं किया उसके बाद करना आप लोग, ठीक है ना। 319.7 आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, ठीक है। और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपका, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपका फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे, क्यों है फैक्टर्ड, मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि आपका जो यूज कर रखा है यहाँ पे फैक्टर्ड स्ट्रेस 0.45 FCK यूज कर रखा है, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो फैक्टर्ड के बेस पे ही आएगी, ये मैंने आपको 20 बार रिपीट करके बता दिया, ठीक है। तो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका होगा क्या, ये होगा आपका 319.7 डिवाइडेड बाई 1.5, सिंपल से निकल जाएगा 213.16 इतना ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, ये आ रहा है आपका LSM से आंसर, ठीक है। ये आ रहा आपका वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका 213.16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। इतना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने आपका वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला था, WSM से निकाला था, वो WSM से आपका आया था 198 किलो न्यूटन मीटर, आपका WSM से ये वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। देखिए वैल्यू में डिफरेंस है आपका, वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका 213.16 है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका 198 है आपका, कहाँ WSM में। तो WSM में आपने जो वैल्यूज हैं या जो उसकी कैपेसिटी है उसको आपने कम लेके चल रहे हो हमेशा, ठीक है ना। तो जो हमने स्ट्रेचेस वहाँ पे देखा था, तो पहला लेक्चर पढ़ा था हमने, तो वहाँ पे एक M30 ग्रेड कॉन्क्रीट लिया था मैंने, और M30 ग्रेड कॉन्क्रीट में WSM आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए डिजाइन कर रहा था, तो मैंने बताया था। और LSM में आपकी वो वैल्यू 13.5 निकल के आई थी, 13 पॉइंट कुछ निकल के आई थी, जितनी भी 13 पॉइंट कुछ के लिए न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए कौन डिजाइन कर रहा था, LSM। तो देखिए आप इसका डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपका ज्यादा निकल के आ रहा है किसके लिए, LSM के लिए, और WSM आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इसके लिए कम निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो सेम डायमेंशंस, ठीक है, जो डायमेंशन हमने यूज करी, सेम डायमेंशन, सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सेम ग्रेड ऑफ स्टील, उसके लिए आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए आप किसमें, LSM में ज्यादा है, बट WSM में उसके लिए वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो जो LSM है आपका वो हायर स्ट्रेस लेवल में काम करता है एज कम्पेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला भी मैं कर देता हूँ उसके बाद। ये आपका आंसर आ गया मीठू नेगी जी का, इस आंसर आ रखा है, उससे पहले भी किसी का आ रखा है 848 और 565, ठीक है। इसका आंसर है AST क्या, दीपक गौर 848 और 565.8, वेरी गुड, सही आंसर है मीठू नेगी, वेरी गुड, आपका भी सही आंसर है, ठीक है। दो बच्चों के आंसर आ रखे हैं सिर्फ अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में दो बच्चों के आंसर आ रखे हैं, बाकी और लोग करिए आप लोग। यस, LSM हमेशा WSM से ज्यादा ही निकलेगा, वैल्यूज LSM में ध्यान रखना, जो स्ट्रेसेस है LSM में
ऑलवेज ज्यादा निकलेंगे कंपेयर टू द WSM, क्योंकि हमने वहां पे मटेरियल की कैपेसिटी ज्यादा लेके चल रहे हैं एज कम्पेयर टू द WSM। WSM में आप M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आप इसकी कैपेसिटी लेके चल रहे हो, है कितनी? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। LSM में आपने वो वैल्यू कितनी लेके चल रहे हो? LSM में आपने वो वैल्यू कितनी लेके चली थी? 13.5, यानी कैपेसिटी आपने M30 कंक्रीट की 13.5 या जितनी भी थी हो न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चल रहे थे। तो कैपेसिटी आपने ज्यादा मान रखी है किसी की रजिस्टिंग, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपका ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पूजा सेम आंसर किया, गुड, सही है आपका, जिस इसका निकल गया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फटाफट हम लोगों को चीजें करनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम सीधे करेंगे अगला भी। ठीक है ना, बाकी किसी ने अगर ट्राई नहीं कर रखा है तो मैं 2 मिनट का टाइम उसको भी दूंगा करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अगला है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने जो बार्स यूज कर रही है सारी डेटा सेम है, सब डेटा सेम है, बस जो बार्स यूज कर रखे हैं यहाँ पर बार्स यूज करनी है आपको 6 से 28, 6 बार से 28 mm डायरेक्टली आपको यहाँ पे यूज करनी है, बाकी सारे डेटा आपके सेम है। इस पे निकाल के देखिए, WSM से भी कुछ निकाला था आपने वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट डेवलप होके आएगा, देखना इंपॉर्टेंट डेवलप क्या, आपको चीजें, बहुत सी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, यस, अस्मिता सिंबल, गुड, 4 बच्चों के निकल गए आंसर अगले वाले क्वेश्चन के। निकालिए भाई, और लोग कहाँ हो तुम लोग? अंशु राणा, गुड, 5। 10 के 10 के निकलने चाहिए, 10 में से कितने? 9 तो होंगे ना, 9 के 9 के निकलने चाहिए आंसर, तब पढ़ने का मजा है। जितने बच्चे आते हो यहाँ पे ठीक है, लेकिन सबके आंसर निकलने चाहिए, ऐसा पढ़ के जाओ कि यहाँ पे आपके सारी चीजें क्लियर हो यहीं पे। ठीक है ना, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और फटाफट आंसर्स निकालना स्टार्ट कर दो। बस 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, जिसका नहीं बना है, 5 बच्चों के निकल चुके हैं, 3-4 बच्चों के आंसर्स नहीं आ रखे हैं अभी, उन बच्चों के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 2 मिनट का। तब तक आप लोग जिनका निकल गया चाय पानी पी लो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लो जो चाय नहीं पीता। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए, जिसका नहीं निकला टाइम दे रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, ताकि आपका भी एक बार दिमाग उसमें यूज हो जाए, तो आंसर जो निकलेगा आपका वो सेम निकल के आ रहा है सर। यस गौरव, गुड, आंसर सही निकल के आ रहा है ना, मतलब सेम, मतलब वो आंसर सेम ही निकल रहा है। 848 ये कहना चाहते हो? अगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 6 6 6 के निकल गए, 3 बच्चे बचे भाई, जल्दी करो जल्दी। जिसका निकल गया ना, तो WSM का थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, जो WSM पीछे कराया था मैंने, उसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, उसको LSM से सॉल्व करो आप लोग फटाफट, खाली क्या बैठते हो। जिसका निकल गया, जो WSM मैंने कराई थी आपको, WSM मैंने पढ़ाया था ना पहले, तो WSM में जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसको आप लोग सॉल्व करिए, बैठो और लग जाओ। 6 बच्चों के निकल गया आंसर, बाकी भाई लोग 3 बच्चों क्या हो गया, आप लोग सो गए क्या? निकाल दो यार। ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम लोग इसमें। ठीक है, बाकी और लोग अगला क्वेश्चन करिए, WSM में जाइए, अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसको LSM से सॉल्व करिए। ठीक है, और जो बच्चे हैं बाकी वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला यहाँ पे निकालना है XCU, क्योंकि AST चेंज हो रखा है तो XCU की वैल्यू चेंज होगी। 0.87 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, FY की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आपका 415 इंटू 6 बार आपने, AST है ना इसमें फॉर्मूले में, 6 बार आपने यूज कर रखी है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर आपका 28 mm स्क्वायर की आपने कितनी बार यूज कर रखी है? 6 बार। ठीक है, ये आपके निकल गई XCU की वैल्यू। देन उसके बाद नीचे आपका 0.36, FCK कितना आपका 30, FCK इंटू बी आपका है 500। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करा होगा आपने, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई होगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आई होगी 247.02 mm। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास सबकी आ रही होगी वैल्यू। ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे।
और एक्सयू लिमिटिंग तो चेंज होना है नहीं, एक्सयू लिमिटिंग जो पहले था वही एक्सयू लिमिटिंग यहाँ पे भी रहना है। तो एक्सयू लिमिटिंग आपका 332 ये रहना है आपका एक्सयू लिमिटिंग। यहाँ पे देखिए आप एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग आ रहा है, ठीक है। अब आप डब्ल्यूएसएम वाले क्वेश्चन को जब आप इसी को खोल के देखोगे डब्ल्यूएसएम में ना, तो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यही आपने सारे डायमेंशन ले रखी हैं, सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपके यही यूज करके आपने वहां पे सॉल्व किया था क्वेश्चन को, और वही क्वेश्चन आप एलएसएम में भी सॉल्व कर रहे हो। वहां पे ये सेक्शन जो 628 mm वाला सेक्शन था, वहां पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन निकल के आ रखा था। वहां पे सेक्शन क्या निकल के आ रखा था? ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो डिफरेंस, मतलब हाइयर स्ट्रेस लेने का डिफरेंस देखो। इन्होंने स्टील की कैपेसिटी ज्यादा लेके चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। वो लोग कम लेके चल रहे थे। वो लोग बोल रहे थे जैसे 100 किलो न्यूटन, 100 न्यूटन पर 100 न्यूटन अगर किसी स्टील की लिमिट है मैक्सिमम, तो डब्ल्यूएसएम बोल रहा है कि भाई हम तो 60 इसकी कैपेसिटी लेके चलेंगे सिर्फ, लेकिन एलएसएम ने कैपेसिटी 80 लेके चले। तो उसका डिफरेंस क्या आया? उसका डिफरेंस आपका देखो सेक्शन में भी आ रहा है। जहां पे वहां पे वो सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन आया था, यहाँ पे सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपका निकल के आ रहा है, ठीक है ना। वहां पे डिजाइनिंग आपने ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस पे करी थी, लेकिन यहाँ पे आपका सेक्शन देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन निकल के आ रहे हैं। तो हाइयर स्ट्रेस लेने का डिफरेंस देखिए, इस सेक्शन की में आपके डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। जो सेक्शन आपके वहां ओवर रेनफोर्स थे, यहाँ पे अंडर रेनफोर्स हो गए, ठीक है ना। हाँ, उसमें तो एएसटी कैलकुलेट करना है, वही करना है, यस। जिसमें एएसटी आपको कैलकुलेट करनी है ना, थर्ड क्वेश्चन वही आप करिए, वही क्वेश्चन करना है, हाँ, ठीक है। तो ये आपका देखिए सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हायर स्ट्रेस लेने का डिफरेंस कितना ज्यादा बैठ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखिए आप। देन उसके बाद आपका एमयू लिमिटिंग आप निकालना, सॉरी एमयू निकालना है आपको यहाँ पे। एमयू जब आप निकालोगे तो 0.36 एचसी के कितना है आपका 30 है, बी कितना है 500 है, ठीक है। फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं सिर्फ एक्सयू कितना है 247.02 है, और डी माइनस 0.42 एक्सयू 740 माइनस 0.42 एक्सयू 0.42 इंटू एक्सयू कितना है आपका 247.02। ये आपका क्या है एक्सयू की वैल्यू, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही होगी आपकी, सबने आंसर बता ही दिया है लगभग, तो कैलकुलेट करो, क्या ही बोलूँ, ठीक है। 848 किलो न्यूटन मीटर आपकी ये वैल्यू निकल के आई थी। और जब आप वर्किंग मोमेंट निकालोगे, वर्किंग निकालोगे, तो जो ये फैक्टर निकल रखा है, इस फैक्टर को आप क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 848.7 डिवाइडेड बाई 1.5 कर दो, तो ये कितना निकल के आया? ये आपका 565.8 आपका वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है, इजी, ठीक है। तो 565 आपका वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया। नीतू लेगी एएसटी आपका 5312। यस, वेरी गुड, सही है। इसके बेस पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालिए, एएसटी तो निकल गया, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालिए। एएसटी आप चेंज करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। दीपक गौर का एएसटी 51, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1133, और वर्किंग इतना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, सही है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है, समझ में आ रही चीजें, मतलब इसका मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका नहीं बना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आप लोग करिए जो मैंने पिछले बार कराया था वहां पर, ठीक है। दो बच्चों का आंसर निकल चुका है ऑलरेडी, नीतू नेगी और दीपक कौर, उनका नाम, हाँ, उनका आंसर निकल चुका है। बाकी आप लोग करिए। क्वेश्चन था आपका लिमिटिंग सेक्शन, फॉर लिमिटिंग सेक्शन। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन था वहां पे आपका फॉर लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। फॉर एएसटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, दो का आंसर निकल चुका है, बाकी ट्राई करिए फटाफट, ठीक है। डाटा सेम है, बस आपको लिमिटिंग सेक्शन लेना है, और लिमिटिंग सेक्शन के बेस पे आपको एएसटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग उसी एएसटी के बेस पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है।
ठीक है, 2 का आंसर निकल चुका है, बाकी आप लोग ट्राई करिए। जिसके पास क्वेश्चन नहीं था मैंने उनको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। 2-4 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट 3 मिनट का, फटाफट आप लोग निकाल के बताइए आंसर। पूजा, यस, सही आंसर है आपका, वेरी गुड। 3 के आंसर निकल गए आपके, 3 बच्चों के आंसर निकल चुके हैं। और भी ट्राई करिए। अस्मिता सेमवाल 11, यस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका इतना निकल के आ गया। वर्किंग निकालिए, डिवाइड बाय 1.5 करिए, वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फैक्टर्ड, मीतू नेगी, फैक्टर्ड क्या? फैक्टर्ड नहीं, वर्किंग है। 755 आपका वर्किंग है ना, फैक्टर्ड तो पहला वाला है। फैक्टर्ड आपका 1133.25 होगा। यस, वर्किंग आपका 755.48, यस सही है आपका। हाँ वर्किंग है वो। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या टाइम वेस्ट करें इसमें भी। ठीक है, अंशु राणा, यस गुड। एएसटी निकल गया। इस एएसटी के बेस पे आप निकालिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आज उसके आंसर नहीं आ रहे, कौन कहाँ गया ये? हिमांशु उनियाल, हिमांशु उनियाल के आंसर नहीं आ रहे भाई, करके निकालो। हाँ बैठो हिमांशु, करिए करिए क्वेश्चन करिए, मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोसीजर तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे वो चीज कर रखी डब्ल्यूएफएम में। एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटिंग सेक्शन है ना, लिमिटिंग सेक्शन में क्या होता है, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू लिमिटिंग कितना था आपका? 355 पॉइंट, कितना था? 355.2। ठीक है, ये आपका निकल के आया था एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है ना, इसके बेस पे आप एएसटी निकालिए सीधे। एएसटी निकालने के लिए पता ही आपको, सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स आप कर रहे थे, उसी से निकाल लोगे आप। किससे? जो एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू, आपको पता है क्या है फॉर्मूला? एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू होगा आपका 0.36 एफ सी के बी, 0.36 एफ सी के बी। नहीं ये गलत हो गया ना, गलत कर दिया, गलत कर दिया, वेट करिए, फॉर्मूला गलत हो गया। ठीक है, ये आपका 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी। आपको निकालना क्या है? ए एस टी निकालना है। बस ए एस टी निकालने के लिए आप करिए यहाँ से, ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स यू लिमिटिंग इंटू पॉइंट एफ सी के बी अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई। सिंपल, कुछ करना ही नहीं था आपको यहाँ पे। ठीक है ना, बस फॉर्मूले में रखना था, बाकी आपको कुछ नहीं करना था। बस आप वैल्यूज रखिए इसमें, आप वैल्यूज रखिए इसमें आप, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वैल्यूज क्या रखनी है आपको? एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आपके पास पता है 355.2 आपकी वैल्यू है, 0.36 आपका ये है, एफ सी के आपकी वैल्यू है 30, बी की वैल्यू है 500। ठीक है, वैल्यू सेम है जो हमने अभी तक लेके हुए चल रहे हैं। 0.87 आपकी ये है। एफ वाई कितनी है यहाँ पे? एफ वाई है आपकी 415। ये जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपका निकल के आया होगा, जो कि सबका आपका आ रखा है आपका 5312.5, 5312.5 mm²। ये आपका ये निकल के आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये निकल के आ गया आपका ये। ठीक है ना, ये निकल के आ गया आपका 5312.5 mm²। जिसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देन 5312.5 mm²। ठीक है, ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन आपको निकालना है, या लिमिटिंग सेक्शन जिसको आप बोल सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है 0.87 एफ वाई, किसी से भी निकाल लो। ठीक है ना, एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, कंप्रेशन वाला, टेंशन वाला, सबसे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जब आप रखोगे इसमें एफ ई 415 स्टील है, तो आपका 415 आपका स्टील हो गया। ए एस टी आपका कितना है? 5312.5, ये आपने निकाला अभी। डी आपका था 740 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आपकी है 355.2। ठीक है, ये आपका किलो न्यूटन मीटर में निकालने के लिए आप 1/10⁶
जो पीछे वाले क्वेश्चन है वहाँ पे भी किलोमीटर मीटर में अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे जो फाइनल होगी वैल्यू उसको 10⁻6 से डिवाइड कर देना, किलोमीटर मीटर में निकल जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज मैंने डायरेक्टली किलोमीटर मीटर में लिखी हुई है, न्यूटन एमएम में आएंगी, लेकिन उनको आप 10⁻6 से डिवाइड करके किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो जब आप ये करोगे तो सिंपल सी बात है, निकल गया आपका कितना आ रहा है आपका 1133.25 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका निकल के आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन आपका ये निकल के आ गया 1133.25 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको वर्किंग निकालना है, ठीक है। वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है आपका 1133.25 डिवाइडेड बाई 1.5, जो कि आपका निकल के आ गया 755.48 या जितना भी आया, ठीक है, इसी के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ये आपका निकल के आ गया वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल। सर जैसे एमओआर वर्किंग है ना, एलएसएम में भी आप एएसटी सी फोर्स और टी फोर्स को इक्वेट करके करिए ट्राई, एक बार वैसे निकाल सकते हो, शायद आप निकाल लोगे, निकालिए, सेम ही निकलेगा आपका, हाँ निकाल सकते हो आप, वही उसी से निकाला आपने यहाँ पे। एलएसएम में तो आपने निकाला ही उसी से, सी फोर्स को टी फोर्स को इक्वेट करके तो निकाला आपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला फॉर्मूला है ना, हाँ सेम आ रहा है। नहीं, ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर रखा है ना, सी फोर एएसटी इक्वल टू 0.36 एफसीके बीएक्सयू लिमिटिंग अपॉन 0.87 एफवाई वाला, ये फॉर्मूला ही आपका सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स से ही निकलता है यहाँ पे, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन और कंप्रेशन का इक्वल है ना, तो निकला ही फॉर्मूला आपका उससे ही है, तो फॉर्मूला ही उससे निकला, तो यहाँ पे अलग से सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डब्ल्यूएसएम में आपने कुछ और तरीके से निकाला होगा, उसके बाद सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स किया होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपने पहले वाले तरीके से सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करके निकाल रखा है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सर ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी निपटा दिए यहाँ पे, और अगली हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है ना। चलिए बस जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, फटाफट खत्म, ठीक है ना, जितना हो सके पर डे में निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीजें अब वही है, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या था, वही चीजें पढ़ रहे हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी एलएसएम हमने बहुत आराम से 2 लेक्चर में बहुत आराम से पढ़ा था वो चीज, ठीक है। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जो चीजें आगे पढ़ने वाले हो, वो वही चीजें हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। ये तो हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका इजी आपने निकाल के रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेचेस निकालने की स्पेशली जरूरत तो पड़ी नहीं, तो स्ट्रेचेस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, ठीक है, जो कि मेन है। अब हम सीधे डिजाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ोगे, फिर टीवी, ठीक है। तो 3 टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं, एक तो डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, एक आपका टी बीम, और एक आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ये 3 चीजें अभी आपकी हमें यहाँ पे हमें पढ़नी है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस कुछ चीजें डिफरेंट आएंगी, बाकी सारी चीजें सेम है। अभी आप देखो चीजें सेम ही निकलेगी, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब कुछ चीजें न्यूमेरिकल से मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करूंगा कहीं कहीं पे, क्योंकि हमने वो न्यूमेरिकल जो वहीं पे करते हुए आ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल पे जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एलएसएम से बोलेगा या डब्ल्यूएसएम से बोलेगा आपको, तो कोई दिक्कत, जो एकदम ही ईजी है कि आपको एक फॉर्मूले में रख के कर देना है, तो वहां पे मैं वो चीजें थोड़ा सा इग्नोर करके चलूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो चीजें जहाँ पे कॉन्सेप्ट नए डेवलप हो रहे होंगे या कुछ भी कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, हेडिंग डालिए डिजाइन ऑफ अ, वैसे ज्यादा नहीं होंगे, अब वैसे तो हमने पूरा कवर कर ही लिया है, अगर कहीं पे आएगा एक दो जगह तो फिर हम लोग वहाँ पे वो चीज करेंगे। डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है आपको डिजाइनिंग करनी है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो डिजाइनिंग कर रहे थे हम लोग निकाल क्या रहे थे, एक तो डेप्थ निकाल रहे थे, एक एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल रहे थे, एएसटी निकाल रहे थे, ठीक है। डिजाइन बोल दिया, डिजाइन बोलने का मतलब है कितना एरिया ऑफ स्टील वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो आप, और कितनी आप डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपको कैलकुलेट करना था डिजाइनिंग में। ये अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, विड्थ भी एक चीज थी उसमें, वो एज्यूम करके सेटिस्फाई करनी चाहिए चीजें तो हो जाती, लेकिन मेन चीजें जो थी वो थी डेप्थ, और जो आपकी डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील
जितनी आप प्रोवाइड कर रहे हो वही आप डिजाइनिंग में निकाल देते हो, वही चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, कुछ नया चीज नहीं है। तो पहला केस 1 था ना, जो वहां पे आपने पढ़ा था केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या था, जिसमें साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, और केस 2 में था आपका साइज ऑफ द बीम इज गिवन। जब साइज ऑफ द बीम इज गिवन होगा तो उसी केस में आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन भी आएगा शायद, ठीक है ना, सेकंड वाले केस में। तो पहला केस है आपका व्हेन साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, ठीक है। पहला वाला केस है आपका इफ साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, ठीक है ना, सेम केस आ गया, वही केस जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना। आपको नहीं होगा इफ साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, जब साइज आपको गिवन नहीं है तो आप कैसे एएसटी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो जो डब्ल्यूएसएन में आपने कंसीडरेशन ली थी वही कंसीडरेशन आपको यहाँ पे भी लेनी है। ऑलवेज डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। इन दिस केस our IS code या IS 456-2000 recommended that you have to design a balanced section or a limiting section in every case, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको साइज ऑफ द बीम गिवन नहीं है तो वहां पे कोई भी केस हो आपको उसकी आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के बेस पे ही डिजाइन करना है या लिमिटिंग सेक्शन के बेस पे ही डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप वी ऑलवेज डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन और हम लोग बोल सकते हैं लिमिटिंग सेक्शन, बैलेंस सेक्शन लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन फॉर विच आपको पता है फॉर विच एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। जहां पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी क्रिटिकल या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो वी ऑलवेज कंसीडर अ बैलेंस सेक्शन इन दिस केस व्हेन साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, ठीक है। देन आपने क्या किया था वहां पे, प्रोसीजर अगर आपको याद होगा तो आपने क्या किया था, एक बार आपने इक्वेट किया था क्या, कॉम्प्रेशन से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल रहा है उसको इक्वेट किया था। एक बार आपने इक्वेट किया था किसको, जो टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है। उससे आपकी डेप्थ भी निकल के आ गई थी, एरिया ऑफ स्टील भी निकल के आ गई थी, वही चीज आपको यहाँ भी कंसिडर करनी है, ठीक है, सिंपल सी। तो इक्वेटिंग फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मोमेंट ऑफ जो इक्वेटिंग फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमारी चीजें यहाँ पे एलएचएम में फैक्टर्ड के बेस पे आ रखी हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेटिंग फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, या आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला आपने निकाल के बैठे हो उन दोनों को आपको क्या करना है यहाँ पे इक्वेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रेशन साइड से देखते हैं, कॉम्प्रेशन साइड से कौन सा फॉर्मूला आपका निकल के आया था, कॉम्प्रेशन साइड। तो जो कॉम्प्रेशन साइड से आपका फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था आपका बी एम यू इक्वल टू, अल्टीमेट लग गया यानी फैक्टर्ड है वो, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर जस्ट मैंने बेंडिंग मोमेंट लिखा तो वो वर्किंग भी हो सकता है, वर्किंग होगा वो, ठीक है। अगर अल्टीमेट लगा दिया तो वो फैक्टर्ड है, वहां पे अलग से फैक्टर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट लिख दिया तो वो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ही है। तो पहला आपका फॉर्मूला निकल के आया था 0.36 एफ सी के बी, एक्सयू की जगह मैं रख रहा हूँ एक्सयू लिमिटिंग, क्योंकि आपका बैलेंस सेक्शन मान के आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग। देन उसके बाद आपका क्या हो गया, डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग, ये आपका हो गया डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। देन उसके बाद क्या था आपका, एक्सयू लिमिटिंग की जगह आप रखिए वैल्यू के इंटू डी, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग की जगह सिंपल सी आप वैल्यू रख दीजिए के इंटू डी, क्योंकि आपको पता है एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है, 0.36 एफ सी के बी के इंटू डी, डी माइनस 0.42 के इंटू डी, सिंपल, ठीक है। के इंटू डी आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, डी कॉमन ले लीजिए यहाँ से आप, ठीक है, डी यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए अंदर से, 0.36 एफ सी के बी के डी स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, डी कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या अंदर 1 माइनस 0.42 इंटू के आपका इनसाइड यहाँ पे बच गया, ठीक है। और जो ये 1 माइनस 0.42 के है इसको हमें लेना है जे, ठीक है। जो ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 0.42 के है उसको हम मान के चलेंगे जे, ठीक है ना, उसको हम क्या लेंगे जे। जे क्या था आपका, लीवर आर्म कोफिशिएंट, और वहां पे कितना था आपका लीवर आर्म कोफिशिएंट
लीवर आर्म कोफिशिएंट वहां पे कितना था, कितना था लीवर आर्म कोफिशिएंट आपका LWSM में, बताइए। WSM में लीवर आर्म कोफिशिएंट कितना लेके चल रहे थे आप लोग, किसी को याद है तो बताना जरा। लीवर आर्म कोफिशिएंट आप WSM में कितना लेके चल रहे हैं, देखते हैं आपकी याददाश्त कितनी तेज है। 1 - k/3, यस गुड। लीवर आर्म कोफिशिएंट आप वहां पे लेके चल रहे थे 1 - k/3, और यहाँ पे लीवर आर्म कोफिशिएंट कितना आपका 1 - 0.42 k, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। सेम चीजें हैं, बस थोड़ी सी चीजें वैल्यू चेंज हो जानी, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़ के लिख सकते हैं उसको 1 - 0.42 k को आप जे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका आगे क्या निकल के आ गया, 0.36 FCK, FCK 0.36 FCK BKD स्क्वायर इंटू जे, ठीक है। 0.36 FCK BKD स्क्वायर इंटू जे, ठीक है। वेर जे इक्वल टू, ठीक है, वेर जे इक्वल टू, वेर जे इक्वल टू आपका 1 - 0.42 के, वेर जे इक्वल टू 1 - 0.42 के, और इसको हम लोग बोलते हैं आपका लीवर आर्म कोफिशिएंट, लीवर आर्म कोफिशिएंट जो हमारा वहां पे लिया था वही चीज है अभी, ठीक है ना, कोफिशिएंट, लीवर आर्म कोफिशिएंट आप इसको बोलने वाले हो, इसको जे पे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करना है आपको, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना आपको, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए इसको, 0.36 FCK जे के कर लो यहाँ पे अंदर, ठीक है, इंटू BD स्क्वायर अलग ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। बस ऊपर वाले को मैंने रीअरेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने रीअरेंज किया इसको, तो रीअरेंज करने में आपको क्या करना है, जो 0.36 FCK जे के है उसकी वैल्यू को आपको लेनी है Q, इसको आपको कर देना है Q, जो कि WSM में कितना था बताइए आप लोग, WSM में कितना था आपका, WSM में आपका कितना था बताइए, ठीक है ना। Q यहाँ पे क्या है आपका, वेर Q इक्वल टू आपका है 0.36 FCK JK, 0.36 FCK JK, और ये क्या था आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, यही कोफिशिएंट था ना, बता देना गलत लिखूंगा तो, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये था आपका, ठीक है। अंसुर आना हाफ CJK, यस वेरी गुड, हाफ CJK, यस, ठीक है। तो आपका बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट आपका कितना हो गया यहाँ पे, QBD स्क्वायर, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, या इसको आप बोल सकते हो क्या, लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, या आप बोल सकते हो MU लिमिटिंग, ठीक है। MU लिमिटिंग भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका कैलकुलेट होकर आ गया कितना, QBD स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया QBD स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे MU लिमिटिंग जब आप निकालोगे तो किससे निकालोगे आप, QBD स्क्वायर से, जहाँ पे Q FCK JK, और J की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 - 0.42 इंटू के, ठीक है ना। ये आपको निकालनी है चीजें, ठीक है, सिंपल वे में। तो डेप्थ आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो डेप्थ कैसे निकालोगे आप, डेप्थ आप निकाल लो यहाँ से। इसके बाद डेप्थ हमारा पहला डिजाइन स्टेप क्या था, जो पहली डिजाइनिंग थी वो हमारी डेप्थ की तो डिजाइनिंग थी ना, डेप्थ निकालनी थी आपको। डेप्थ निकालने के लिए क्या करोगे आप, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट या MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई Q इंटू बी, ठीक है, Q इंटू बी, ऐसे आप निकाल लोगे डेप्थ, या इसको आप ये भी बोल सकते हो MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। तो इन दोनों में से कैसे भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। आपकी डेप्थ भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इसमें। डेप्थ आपकी निकल गई सिंपल सी ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये आपकी डेप्थ आपकी निकल के आ गई, ठीक है ना, यहाँ से आपकी डेप्थ कैलकुलेट होकर आ गई। आप इजिली इसको रख के डेप्थ कैलकुलेट करके रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप आपने पढ़ लिया सिमिलर वे में जैसे पहले पढ़ा था, डेप्थ आपने कैलकुलेट करके रख दी, फॉर्मूला वही है, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू भी वहीं पे था, बस क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। क्यू यहाँ पे क्या रखना है आपको, 0.36 है FCK JK, जे की वैल्यू भी चेंज हो रही है क्योंकि आपको 1 - 0.42 के रखना है, ठीक है। बाकी और चीजें सारी की सारी सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है, चेंज कुछ नहीं हो रहा बाकी, ठीक है। ये तो निकल गया आपका कॉम्प्रेशन साइड वाले को इक्वेट करके। उसके बाद आपको क्या करना है, टेंशन साइड वाले को भी इक्वेट करना है। जब आप टेंशन साइड वाले को इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन साइड, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन साइड, जब आप टेंशन साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वेट करोगे, तो टेंशन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वेट करने के लिए आपको पता ही है, आपको BMU इक्वल टू
0.87 FY AST इंटू डी माइनस 0.42 XU की जगह क्या रखना है आपको, XU लिमिटिंग रखना है। XU की जगह आपको XU लिमिटिंग आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे डी कॉमन, XU लिमिटिंग की जगह आप रख दीजिए KD, ठीक है, वैल्यू 0.87 FY AST डी माइनस 0.42 KD, डी कॉमन लीजिए यहाँ पे भी 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस 0.42 K। 1 माइनस 0.42 K क्या है आपका, J है, सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोग करके आ रहे हैं। 0.87 FY AST D इंटू J, ठीक है, ये क्या है आपका, J की वैल्यू है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, AST निकालना है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं AST लिमिटिंग, ठीक है, AST लिमिटिंग या AST बैलेंस आप बोल दो, ठीक है। तो जब AST लिमिटिंग आप निकालोगे तो होगा क्या, ये आपका था BMU इक्वल टू, तो आपका क्या होगा, BMU अपॉन 0.87 FY JD, जहाँ पे JD क्या है, आपकी लीवर आर्म है, ठीक है ना। जो JD वाला टर्म है यहाँ पे आपका लीवर आर्म, आपने लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग को कन्वर्ट करके JD के फॉर्म में लेके आ गए, तो JD आपका यहाँ पे नथिंग बट द लीवर आर्म, ठीक है ना। जब आप इसको J की वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 0.42 K, ठीक है, 1 माइनस 0.42 K, उसके बाद D से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका D आ जाएगा, ठीक है। तो D माइनस 0.42 K KD, ठीक है, 0.42 KD की जगह रखोगे आप XU लिमिटिंग, ठीक है। तो ये आपकी है क्या, लीवर आर्म ही तो है, D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है, ये आपकी लीवर आर्म है। तो यहाँ पे JD जो है आपकी, ये लीवर आर्म है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है आपकी लीवर आर्म, ठीक है। तो JD को जब आप खोलोगे तो आप ये लीवर आर्म के फॉर्म में ही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। JD की जगह वैल्यू रख देना तो आपका ये लीवर आर्म के फॉर्म में बन के आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो JD यहाँ पे आपकी लीवर आर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। तो AST, ठीक है, साथ में डेप्थ भी हमने कैलकुलेट करके रख दी है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो एरिया ऑफ स्टील आपका निकला, ये निकला आपका एरिया ऑफ स्टील ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, एरिया ऑफ स्टील ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्टील ऑफ द लिमिटिंग सेक्शन आपका निकल के आ गया, ये AST लिमिटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला चेंज हुआ ही नहीं, AST लिमिटिंग का फॉर्मूला तो सेम ही बन गया था, पॉइंट BMU अपॉन 0.87 FIGD जो आपका वहां पे बन के आया था, ठीक है। और वहां पे 0.87 FI की जगह वहां पे सिग्मा ST होगा, सिग्मा ST JD था, क्योंकि हमारा स्टील में स्ट्रेचेस वहां पे कितने थे, सिग्मा ST थे ना। तो 0.87 FI की जगह वहां पे सिग्मा ST था WSM में, यहाँ पे 0.87 FI है, तो चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहा था, सेम ही फॉर्मूला आपका निकल के आ गया AST लिमिटिंग का, ठीक है। और डेप्थ निकालने के लिए आपका सेम ही है, अंडर ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB, ठीक है। और Q की वैल्यू बता दी मैंने 0.36 FC के J के, और J की वैल्यू 1 माइनस 0.42 के। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, उसके बाद हम टेबल बना लेते हैं, जैसे हमने टेबल वहाँ पे पढ़ी थी वही टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, पहला पेज हो गया, अगला पेज ये है, इसका भी ले लीजिए। देन अगला पेज आपका ये है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम नोट्स में याद रखना, ठीक है। बाकी रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो इजी पड़ेगा आपका, रिलेट करते हुए पढ़ना, जिससे कि आपको इजीनेस होगी, ठीक है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, एक टेबल बना लीजिए ताकि
चीजें आपकी जो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ते हुए आए हो सारी चीजें एक साथ में आपकी आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं अभी तक एक टेबल के अंदर वो सारी चीजें बन जाए, वही चीजें हमने वहां पे भी करी थी, कहाँ पे, WSM में, ठीक है ना। तो टेबल में लिखिए आप पहले, आप कर दीजिए यहाँ पे आपका स्पेस छोड़ के लिखना पहले, ठीक है। FE 250 लेफ्ट में स्पेस छोड़ना थोड़ा, ठीक है। FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो वैल्यू है आपकी के की, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू है आपकी के की वैल्यू थी आपकी 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है। ये वैल्यू थी आपकी के की। ये वैल्यू पहली थी आपकी किसकी, के की। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, FE 250 के लिए 0.53, 0.48 और 0.46, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई थी आपकी किसकी, FE 250, FE 415 और FE 500 के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला जे आपको निकालना है। इसके बाद जे निकालने के लिए आप करोगे 1 माइनस 0.42 इंटू के, ठीक है। जे निकालने के बाद आपको निकालना है इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। क्यू कैसे निकालोगे आप, 0.36 FC के जे के, ठीक है। यही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यू की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। LSM में आपको दो चीजें डायरेक्ट याद रखनी है, एक तो के की वैल्यू, एक क्यू की वैल्यू। और यहाँ पे जे आपका अप्रोक्सीमेटली 0.8 आपको याद रखना है सबके लिए, ये यूनिवर्सल जैसा ही है, 0.8 याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन LSM में ये आपको याद रखनी है। WSM में आपको क्या 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 याद रख रहे थे, WSM में आप लोग याद रख रहे थे के और क्यू, वहाँ पे के और क्यू याद रखे थे आपने शायद, जितना मुझे याद है। या क्यू की वैल्यू याद नहीं नहीं रखी थी आपने, ठीक है। तो निकालिए फटाफट जे और क्यू की वैल्यू, फटाफट चलाइए हाथ अपना। क्यू की वैल्यू निकाल, वहां पे याद रखने की जरूरत थी नहीं आपको, निकालनी पड़ रही थी आपको वहां पे, ठीक है। LSM में यानी ध्यान रखना एक चीज, WSM में सिर्फ के की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ पे के और क्यू की दोनों वैल्यूज याद रखनी है आपको, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर जे की मैं बात करूँ तो जे की वैल्यू आएगी आपकी 0.78, इसके लिए आएगी 0.8 और फाइनली इसके लिए आएगी 0.81, ठीक है। FE 500 के लिए 0.81, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है आपकी इसकी जे की। और अगर मैं बात करूँ क्यू की तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, क्यू की वैल्यू आपके आएंगी यहाँ पे FE 250 के लिए 0.148 FC के। डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है, क्यू निकालिए, याद रखना, ठीक है। 0.148 FC की आपकी FE 250 की आती है। उसके बाद 10 घटा दो इसमें, 0.138 FC के आपकी किसकी आती है, FE 415 की। उसके बाद इसमें 4 घटा दो, 0.134 FC की आपकी किसकी आती है, FE 500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, साथ में आपको ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। जे की वैल्यू आप 0.8 के अराउंड रख लेना, याद रख लेना। अगर कभी अप्रोक्सीमेशन कभी एग्जाम में पूछ दिया कहीं पे, तो जे की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.8 करके भी आओगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कि चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो टेबल में मैंने बना दिया आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। के जे क्यू कैसे निकालना है, ठीक है। और के और क्यू की वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखना। क्यू की वैल्यू देखिए, FE 250 के लिए 0.148 FC के, FE 415 के लिए 0.138 FC के, और FE 500 के लिए आपकी वैल्यू है 0.134 FC के, ठीक है। ओके, अब देखना एक काम आपका है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बता सकते हो, मैं करा दूंगा। चैट सेक्शन में बोल देना कि सर इसकी जरूरत पड़ रही, कल आप बताना मेरे को, मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन मैंने WSM में कर रखा है, एक डिजाइनर सेक्शन सिंपली सपोर्टेड करके एक क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने वहीं पे, बैलेंस सेक्शन जब आपने वहां पे पढ़ा था उस, ठीक है ना, जिसमें आपका सिंपली सपोर्टेड एक वो थी, बीम थी, स्पैन 10 मीटर का था, लाइव लोड आपका 50 किलोमीटर पर मीटर का था, M40 FE 500 आपकी स्टील थी। वहां पे आपने WSM से इसको डिजाइन कर रखा था, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो ही मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा,
सेम आपको लेना है, ठीक है ना, चीजें वहां पे आपको सेम चीजें आपको करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, क्यू की वैल्यू में दो चीजें चेंजेस आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इसकी डिजाइनिंग करोगे इस क्वेश्चन में, तो आपने डिजाइनिंग करी कैसे, अगर आपको याद होगा तो डिजाइनिंग कैसे करी थी आपने, आपने पहले निकाला था डेप्थ, डेप्थ आपने क्या करी थी, आपने सबसे पहले, मैं अगले वाले पेज में इसको जस्ट रफ वे में समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने डेप्थ निकाली थी, डेप्थ आपने स्पैन अपॉन 10 करके निकाली, उसके बाद उसकी हाफ आपने विड्थ एज्यूम कर ली, ठीक है। देन उसके बाद आपने निकाला डेड लोड, डेड लोड निकाला, डेड लोड क्या था आपका, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, जो कि आपका 25 आपने लिया था, वही चीज यहाँ पे भी आपको करनी है, ठीक है। लेंथ आप 1 मीटर लेके चलना, ठीक है ना, डिजाइनिंग के लिए लेंथ आप 1 मीटर, जब बी डी एल लोगे वॉल्यूम, बी डी एल लोगे तो लेंथ आप लोगे 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेके चलोगे, ठीक है। जिसने नहीं देखा पिछला वाला क्वेश्चन जो कर रखा है वो उसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए जाए, बस उसमें एलएसएम के फॉर्मूले उसकी जगह रिप्लेस कर दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सेम है। डेड लोड आपका हो गया, लाइव लोड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टोटल लोड आप यहाँ पे ले लोगे, टोटल लोड आप यहाँ पे निकाल लोगे इन दोनों का समेशन करके, टोटल लोड, ठीक है। लेकिन बस एक चेंज यहाँ पे और आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे कैलकुलेशन जो हो रखे हैं फैक्टर्ड के बेस पे हो रखे हैं, किसमें, एलएसएम में। आपने जो भी कैलकुलेशन कर रखे हैं, जैसे आपने जो फॉर्मूला निकाला, ठीक है, या क्यू की वैल्यू निकाली, या जो आपने यहाँ पे ईएसटी की वैल्यू निकाली, उसमें सब में आपने फैक्टर्ड स्ट्रेसेस ले रखे हैं। तो जो लोड आप लोगे यहाँ पे, ये लोड भी आप फैक्टर्ड लोड ही लोगे, यानी आप यहाँ पे जो टोटल लोड आपका निकल के आएगा उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके, टोटल लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करोगे, फैक्टर्ड लोड में आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जब आप इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करोगे, फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आप क्या निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद आप निकालोगे अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्टीमेट ना, तो अल्टीमेट मैंने बताया था आपको क्या है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ही अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है। तो जो आपका टोटल लोड आया उसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका फैक्टर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया, उससे आपका निकलेगा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आपका इस सिंपली सपोर्टेड बीम की डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, डब्ल्यू यू करना है यहाँ पे, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 आपका क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, ये आपका निकल गया बेंडिंग मोमेंट। इससे आप निकालोगे डेप्थ, उसके बाद डेप्थ का आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू बी से, ठीक है। बस आपको यहाँ पे दो चेंजेस थे ना, एक तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, दूसरा आपका क्यू की वैल्यू यहाँ पे लेनी है आपको 0.134 एफसी के, एफई 500 स्टील था यहाँ पे, तो 0.134 एफसी के आपको क्यू की वैल्यू लेनी है, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डी की वैल्यू जो पहले वाले केस में आएगी 661.261 आपकी आएगी डी की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आपने डी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन आपने कितनी मानी थी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आपने मान रखी कितनी, कैपिटल डी की वैल्यू आपने मान रखी है यहाँ पे 1000। अगर इफेक्टिव की मैं बात करूँ तो इफेक्टिव भी अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, और 50 mm का कवर भी ले रखा होगा तब भी आपका ये 1050 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये इफेक्टिव डेप्थ निकल के आई है 661.261, आपने जो एज्यूम कर रखा है वो बहुत ज्यादा कर दिया है और आपकी डेप्थ निकल के बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें डेप्थ थोड़ी सी कम एज्यूम करनी पड़ेगी, तो आप डेप्थ एज्यूम कर लेना यहाँ पे 700, इसके बाद 661 आपका आया, अंडर तो आ रही है, ये अंडर तो आ रही है, बाहर नहीं गई, लेकिन मोर इकोनॉमिकल टू मेक द सेक्शन मोर इकोनॉमिकल, ठीक है ना। मतलब आपकी डेप्थ तो आपकी रिक्वायरमेंट है 661.261 की, और आपने डेप्थ 1000 mm करके डिजाइन कर दिया तो सेक्शन कितना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो आप डेप्थ एज्यूम करो, कैपिटल डी एज्यूम करो 700 mm, कैपिटल डी जब आप 700 mm एज्यूम करोगे तो उसके बाद सेम प्रोसीजर करने के बाद ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, कैपिटल डी। देन उसके बाद आपको इफेक्टिव डेप्थ कुछ भी रख के जो आपको रखना है, कवर जो आपको प्रोवाइड करना है, कवर आप ले लेना 50 mm का, ठीक है, वो रख के आपको निकालनी है फाइनल में किसकी वैल्यू, डी आपने निकाल आपकी आ जाएगी, ठीक है, 700 mm आपकी डी आ जाएगी, 650 mm आप ले लेना स्मॉल डी, ठीक है। और एएसटी आप इसके बाद निकाल लोगे बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट अपॉन, फॉर्मूला आपको करा रखा है मैंने 0.87 FYJD से, ठीक है ना, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इससे आपकी एएसटी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल वे में जो पहले आपने कर रखा था उसी वे में आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको दो चेंजेस करने हैं, एक तो आपका जहाँ पे डेड लोड, आपने तीन चेंजेस करने हैं यहाँ पे, ध्यान रखना 3 चेंजेस आपको करने हैं। एक तो आपका जो डेड लोड आपने ले रखा है और जो लाइव लोड है, जो टोटल निकल के आया उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है ना, एक। देन उसके बाद अगला आपको करना है क्यू की वैल्यू में चेंजेस आने वाले, क्यू आपने वहाँ पे हाफ सीजे के से निकाला था, यहाँ पे आप क्यू निकालोगे 0.134 एफसी के से, एक चेंजेस, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला चेंज करना है आपको, डेप्थ आपकी निकल के आई 661,
जो कि आपकी बहुत कम निकल के आ रही है जितनी आपने एज्यूम करी उससे, तो आप यहाँ पे डेप्थ करस्पॉन्डिंग इकोनॉमिकल बेसिस पे आप 700 mm ले लो। तो 700 mm लेने के बाद आप डेप्थ लेने के बाद आप उसका डिजाइनिंग करके AST निकाल लोगे, सिंपल सी, ठीक है ना। तो 700 mm आपकी डेप्थ में सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद आप 50 mm का कवर लगा लेना, तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी 650 mm निकल के आ रही होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को जरूरत पड़ेगी कि सॉल्व कराना है, तो मैं इसको कल कराऊंगा सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो क्लास में आके मैसेज कर सकता है कि ये क्वेश्चन करा दे, तो मैं कल सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेना इसी से, ठीक है, क्योंकि WSM में मैंने प्रोसीजर पूरा करा रखा है, बस 1 2 3 चेंजेस हैं, बाकी उसके अलावा कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप लोग कल बता देना, मैं कल इसको क्वेश्चन को करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन किसी को? कवर EC क्या होता है? कवर इफेक्टिव कवर या 50 ले लेना। कल क्लास है? यस, कल क्लास है आपके 10 बजे, क्योंकि हमारी एक दिन ऑफ थी ना क्लास, तो कल कर लेंगे क्लास, क्योंकि आपका सिलेबस भी फिर वही है ना, लैग करेगा अगर डेली डेली छोड़ते रहेंगे। आगे की कंडीशन क्या आती है क्या पता, तो शनिवार को कल क्लास ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 घंटे की क्लास तो है मॉर्निंग में। तो ये आपका रहने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैंने सारे सबके दे दिए हैं आपको, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इससे पहले वाले का भी दे दिया था शायद मैंने, ठीक है, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट। बाकी तो दे रखें स्क्रीनशॉट। हाँ, किसी ने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट बता दो, कोई भेज दो पीछे का, ठीक है। बाकी इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। कल शायद आपका शायद क्या स्टार्ट हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन कल डिस्कस करना होगा तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बन गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम लोग सीधे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन और टी आपकी 2 चीजें बचती हैं उसके बाद आपकी, उसके बाद, ठीक है ना। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन से पहले आपका एक तो साइज गिवन आएगा, मतलब डब्ल्यू रेनफोर्स कल आपका हो जाएगा, कुछ पोर्शन आपका डब्ल्यू रेनफोर्स का, ठीक है ना, पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ पोर्शन आपका डब्ल्यू रेनफोर्स का हो जाएगा। तो कल आप एक काम करना, अच्छा हाँ, एक चीज सुनो, आप कल एक काम करना, अपनी IS कोड अपने साथ में रखना। आप लोग जो IS कोड IS 456-2000 है, उसको अपने साथ में रखना, ठीक है, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा। कल आपकी IS कोड यूज होने वाली है अच्छे लेवल में, वहां पे आप समझने वाले हो चीजें, ठीक है। तो कल आप अपनी IS कोड रखना था, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और गुड बाय, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल 10 बजे, बाय। या सेम टू यू, हैव अ नाइस डे टू यू, दिव्यांशु बिस्ट। ओके बाय।